ज्योग्राफी वाले आ गए। ओए क्या हालचाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज के इस बहुत ही अच्छे से प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम देश का भविष्य बनाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और सारी चीजें बहुत ही सिंक्रोनाइज वे में चल रही होंगी अभी तक, और अच्छे अच्छे आपका तुम आंसर राइटिंग वगैरह सब कर रहे होगे। आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर। हम अब बुक 2 की तरफ आ गए हैं, जिसमें इंडियन इकोनॉमी वाली आपका बुक आप देख रहे हो। क्यों? क्योंकि इससे भी आपका वेटेज ज्यादा है। तो जो बुक 1 के सबसे इंपॉर्टेंट वेटेज वाले टॉपिक्स थे वो मैंने कवर करा दिए। अब हम बुक 2 की तरफ चल रहे हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट आपका जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारे मैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करके दूंगा आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्या जान लो, सबसे पहले आप ये जान लो कि आपका ट्रेंड एनालिसिस कैसा रहा है। दो तरीके से आपका बेसिकली पेपर को हमने एनालाइज करने की कोशिश की है, और अगर तुम देखोगे तो पहला वाला जो पोर्शन है उसमें से क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग पे, पर वो सिर्फ एक 3 नंबर का क्वेश्चन आया है, एंड दैट टू इन 2023। इसके अलावा टॉपिक 2 जो है उसमें बात हो रखी है एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। अब यहां देखोगे तो यहां पर 5 मार्क्स के आपका बेसिकली एक क्वेश्चन 2023 में और 2019 में आपका 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो क्या सर इस चैप्टर को छोड़कर जा सकते हैं? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहां से 2019 और 18 में अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका देखने को मिले थे। तो ये एक ऐसा आपका रामबाण हो सकता है जिससे इस साल तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मेरी बात आपका सुनते चलना और अपन आपका कवर करते हुए चलेंगे। इसमें सबसे पहले अपन जो बात करेंगे वो आई है लैंड यूज कैटेगरी की। अब तुम लैंड यूज कैटेगरी की तरफ जाओगे तो सबसे पहले हमारे पास एक डिपार्टमेंट होता है जिसको हम कहते हैं लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। इसका क्या काम होता है? ये जितनी भी आपका हमारे देश के अंदर लैंड का कैटेगराइजेशन होता है, जैसे कोई ऐसी लैंड है जो कि बंजर जमीन है, कौन सी जमीन पर तुम खेती पैदा कर सकते हो, कौन सी जमीन पर तुम आपका बेसिकली उसको कितने साल के लिए छोड़ना है, कौन सी जमीन पर आपका तुम बिल्कुल खेती नहीं कर सकते, ये जो प्रॉपर आपका लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है हमारा लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एमसीक्यू में आपका छपके आ सकता है। और ये क्या करता है, जैसे तुमने कभी कभी देखे होंगे, तुम पटवारी जी के पास जाते हो तो पटवारी जी आपका क्या कर रहे हैं, पटवारी जी आपका लेखा जोखा रख रहे हैं, है ना। इसके अलावा लैंड रिकॉर्ड मेंटेनेंस को आपका रखते हैं। हमारे बच्चे आपका क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे तो भाई साहब आपका वो देख रहे हैं रील। पटवारी, आप गांव में जाके आपका पटवारी को क्या कह दिया इंग्लिश में, पटवारी, ठीक है। और फिर आज आपका जो है उसके दोस्त ने मेरी शादी की बात चला दी है। ऐसी बातें आपका देख रहे हैं, पढ़ाई उड़ाई में इनका कोई ध्यान नहीं है। वो कोई बात नहीं है, पटवारी तुम बाद में बनना, पहले तुम आपका यहाँ देखो। तो भैया ये क्या काम करता है, ये रिकॉर्ड देखने का काम करता है, और ये रिकॉर्ड आपका क्या करते हैं, अलग अलग एरिया की पूरी आपका रिपोर्ट तुम्हारे पास रखते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंट है जो कि पूरी आपका डिफाइन करता है लैंड रेवेन्यू के हिसाब से अलग अलग फैक्टर के अंदर। देखो, अगर मैं लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के अंदर आपका बात करता हूं तो सबसे पहले जो आपका आती है कैटेगरी उसको हम कहते हैं फॉरेस्ट एरिया। इसके लिए हर साल 2 साल के अंदर एक रिपोर्ट आती है जिसको हम कहते हैं इंडियन फॉरेस्ट या इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, जिसमें हम ये कवर करते हैं कि कितना आपका फॉरेस्ट बढ़ा है और कितना कम हुआ है। ऐसे ही वो लैंड जो कि आपका कुछ एग्रीकल्चर के लिए यूज होगी और कौन सी नहीं होगी। फिर ऐसी लैंड जो कि बंजर जमीन है या जिसको हम छोड़कर बैठे हैं। फिर ऐसी लैंड जो कि परमानेंटली हमने पेस्चर के लिए, चरवाने के लिए, ग्रेजिंग के लिए आपका दे दी। बाकी सारी आपका मिसलिनियस कैटेगरी में डाल दी, और मिसलिनियस में 3 कैटेगरी डिफाइन की है। पहली की है कल्चरेबल वेस्टलैंड, दूसरी की है करंट फैलो, और तीसरी की है नेट सोन एरिया। अब अगर इन तीनों को अपन डिफाइन करने की तरफ चलेंगे तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे एरिया अंडर परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड के ऊपर। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंटली आपका समझना, ऐसा होता है कि बहुत सारी आपका जो लैंड होती है उसको ओन करते हैं कौन, विलेजर्स। अब ये जो विलेजेस में आपका लैंड आती है ये ज्यादातर आपका या तो पंचायती राज के अंदर आती है या फिर जो आपका गवर्नमेंट के पार्ट्स हैं, जो सरपंच वगैरह होते हैं, उनके पास आपका रहेगी। बहुत ही छोटा सा ऐसा पोर्शन होगा जो कि लैंड का ऐसे लोगों के पास होगा जो कि प्राइवेटली ओन्ड होता है। आजकल तो जमीनें हैं लोगों के पास, बट बहुत कम पोर्शन ऐसा रहेगा जो कि प्राइवेटली लोग ओन करते हैं। द लैंड ओन्ड बाय द विलेज पंचायत कम्स अंडर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। इसको आप बहुत प्यार से सीपीआर भी कहते हैं, और यहां से आपके पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है, बट वो पहले की तरफ आया हुआ है, बट ये सीपीआर इज इंपॉर्टेंट।
तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि सीपीआर से आपका एक क्वेश्चन कभी पूछ सकता है कि सीपीआर क्या होता है। तो सीपीआर इज दैट लैंड जो कि विलेज पंचायत के अंदर आती है और वो उसके ऊपर आपका जो प्रॉपर्टी पे हकदारी है वो किसकी है, विलेज पंचायत की है। दूसरी है एरिया अंडर मिसलेनियस लैंड। अब मिसलेनियस में आपका जो है उसकी बात की गई है ट्री क्रॉप्स, उसके अलावा ग्रुप्स की बात की गई है जो कि नेट सोन एरिया से अलग है। अब नेट सोन एरिया क्या होता है, नेट सोन एरिया वो होता है जिस पर हम आपका क्या करते हैं, खेती करते हैं, बुआई करते हैं या उस पर कोई फसल उगा रहे होते हैं। अब जैसे तुम आपका उस पर उगा रहे होते हो, सो द लैंड अंडर ऑर्चिड्स एंड फ्रूट्स। अब ऑर्चिड्स क्या होते हैं, बड़े बड़े बगीचे या फिर आपका जो है बेसिकली तुमने देखे होंगे आम के बगीचे हो गए, बाग हो गए, वो जो लैंड है दीज ट्रीज आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। मच ऑफ दिस लैंड इज प्राइवेटली ओन्ड, क्योंकि भैया जो बगीचे उगीचे हैं वो तो किसी के होंगे ना, कोई गांव में आपका किसी का बगीचा होगा, तुम नाना नानी के जाते थे तो उस समय पे भी आपका जो है बेसिकली बहुत सारे लोग होते थे जो कि क्या करते थे, जो इनका खेती खदान होते थे, बहुत सारे बगीचे होते थे। अब उसी कैटेगरी के हिसाब से सबसे पहले एक जो लैंड है उसको कहते हैं कल्चरेबल वेस्टलैंड। अब कल्चरेबल वेस्टलैंड कौन सी लैंड होती है, ऐसी लैंड जो कि कम से कम कितने साल के लिए, या तो 5 साल के लिए, पर 5 साल से ज्यादा, फॉर मोर देन 5 ईयर, हमने कैसी छोड़ दी है, अनकल्टिवेटेड छोड़ दी है। और अगर तुमने आपका ये लैंड अनकल्टिवेटेड छोड़ दी है 5 या 5 से ज्यादा साल के लिए, क्यों छोड़ी, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसकी जो फर्टिलिटी है, ये फर्टिलिटी आपका दोबारा से क्या हो जाए, रिवाइव हो जाए। और बेटा ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो इनफैक्ट बहुत सारे कंपटीशन के लेवल के एग्जाम्स में तक पूछा जाता है कि व्हाट इज कल्चरेबल वेस्टलैंड। तो कल्चरेबल वेस्टलैंड ऐसी लैंड है जिसको हम 5 या 5 साल से ज्यादा के लिए आपका छोड़ देते हैं। अगर ऑप्शन में 2 ऑप्शन दिखे कि भाई 5 या 5 से ज्यादा साल और एक दिखे मोर देन 5 ईयर, तो आंसर शुड बी मोर देन 5 ईयर, ठीक है। इसके अलावा हम इसको आपका वापस क्या करना चाहते हैं, कल्टीवेशन के अंदर लेकर आना चाहते हैं। अब जो दूसरी कैटेगरी आती है वो कौन सी है, तो उसको कहते हैं हम करंट फेलो। अब करंट फेलो कौन सी होती है, बहुत ध्यान से सुनना, ऐसी लैंड जिसको कम से कम या तो 1 या 1 से कम साल के लिए 1 ईयर या फिर लेस देन 1 ईयर, समझ गए मेरी बात, या तो 1 ईयर या फिर लेस देन 1 ईयर, अगर इतने समय के लिए हम आपका क्या छोड़ देंगे, अनकल्टिवेटेड छोड़ रहे हैं, ठीक है। सो फॉलोइंग इज अ कल्चरल प्रैक्टिस अडॉप्ट फॉर गिविंग द लैंड रेस्ट। अब ये लैंड को रेस्ट क्यों दिया जा रहा है, इसलिए दिया जा रहा है ताकि आपका वो दोबारा से अपनी फर्टिलिटी को रिगेन कर ले और उससे आपका क्या हो सके, फर्टिलिटी इंप्रूव हो सके। बहुत बढ़िया। द लैंड रिकॉप्स द लॉस्ट फर्टिलिटी थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस। बहुत सारे आपका नेचुरल प्रोसेस होते हैं, जैसे लैंड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं वापस, या फिर बाकी सारी चीजें आ जाती हैं, तो उससे अपनी आपका जो जमीन है वो दोबारा से फर्टाइल हो जाती है। फिर आते हैं फेलो अदर देन करंट फेलो। इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है। अब फेलो अदर देन करंट फेलो के अंदर कौन सी जमीन आ रही है, अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन अ ईयर, मतलब 1 साल से तो आपका ज्यादा ही होनी चाहिए, 1 साल से ज्यादा, बट लेस देन 5 ईयर। अब लेस देन 5 ईयर है तो आपका इस बात का भी तुम्हें याद रखना है कि 5 साल से तो कम होनी चाहिए, बट 1 साल से आपका ज्यादा, हम उसको क्या छोड़ रहे हैं, अनकल्टिवेटेड छोड़ रहे हैं। तो मैंने तुम्हें 3 तरीके की आपका लैंड बताई है। सबसे पहले कल्चरेबल वेस्टलैंड जिसको 5 या 5 से ज्यादा साल के लिए, अगर ऑप्शन में 5 साल से ज्यादा वाला ऑप्शन हो तो उसी को टिक करना है। इसके बाद आते हैं करंट फेलो 1 साल या उससे कम, और फिर आते हैं अदर देन करंट फेलो जो कि 1 साल से तो ज्यादा होनी चाहिए बट 5 साल से आपका कम होनी चाहिए। इसको हम आपका कैटेगराइज कर चुके हैं। अब हम आते हैं अनलाइक अदर नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमारा लैंड है दैट इज फिक्स्ड, हमने इसको फिक्स करके रखा हुआ है। इट डज नॉट चेंज बाय साइज और एन एरिया। अब ऐसा तो नहीं है कि रात को तुम आपका सोए और सुबह तुमने जमीन देखी और जमीन पहले इतनी सी थी और फिर इतनी बड़ी हो गई, नहीं नहीं नहीं, ये तो तुम कुछ और ही देख रहे हो फिर, है ना, वो लैंड नहीं है फिर। अब ऐसा हो जाता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर द मेजर कॉसेज दैट अफेक्ट लैंड यूज, ठीक है, कि बहुत सारी आपका आजकल जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं उनके चक्कर में हमारे जो आपका लैंड यूटिलाइजेशन है, लैंड के रिसोर्सेज हैं, वो समय समय पर चेंज होते जा रहे हैं। अब उसने तुमसे क्वेश्चन पूछा व्हाट आर द 3 मेन इकोनॉमिक चेंजेस दैट चेंज द लैंड यूज। बेटा इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना, एक 3 मार्क का क्वेश्चन आपका यहां से बन सकता है। क्या बनेगा, वो पूछेगा व्हाट आर द 3 मेन इकोनॉमिक चेंजेस दैट चेंज द लैंड यूज। तो सबसे पहले आता है आपका साइज ऑफ द इकोनॉमी। अगर साइज ऑफ द इकोनॉमी चेंज हो रही है तो उससे एक इकोनॉमिक चेंज देखने को मिलेगा। दूसरा,
द कॉम्पोजिशन ऑफ एन इकोनॉमी, प्रपोर्शन ऑफ डिफरेंट सेक्टर। अब देखो भाई, अगर जैसे आपका देखोगे तो अलग अलग सेक्टर से हमारे पास प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, ये हम पढ़कर आए हैं। तो उनमें अगर आपका देखोगे तो उसमें कोई चेंजेस है तो वो भी चेंज करेगा क्या, इकोनॉमिक चेंजेस के ऊपर। और तीसरा, इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड। अब जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है उसको हमने चेंज कर क्या कर दिया, जैसे बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, एग्जांपल के तौर पर इंडिया को ही ले लेते हैं। क्या हो रहा है कि ज्यादातर जो आपका खेती की जमीन थी अब उसके ऊपर हम बिल्डिंग बना रहे हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो अपने लालच के कारण आपका जमीनें बना बनाकर बेच रहे हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि आने वाले समय पर आपका बिल्डिंग गिर जाए, चाहे बिल्डिंग टूट जाए, चाहे आदमी मरे, चाहे जिंदा रहे, पर वो काम चल रहा है। लालच तो चल ही रहा है। In developing country, the share of population dependent on agriculture usually declines much more slowly as compared to the decline in sector share in GDP. पहले हम जो आपका आते थे देखते थे कि पहले प्राइमरी सेक्टर का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हुआ करता था किसी भी देश की इकोनॉमी में, मतलब किसी भी देश की, इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया की जीडीपी में आपका प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चर का सबसे ज्यादा आपका शेयर हुआ करता था। वो धीरे धीरे टर्शरी में जा रहा है, अच्छी बात है, बट प्राइमरी सेक्टर और एग्रीकल्चर को तुम कंप्लीटली आपका डिक्लाइन नहीं कर सकते, भूल नहीं सकते। तीसरा, द नंबर ऑफ पीपल दैट द एग्रीकल्चर सेक्टर हैज टू फीड इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। क्यों? क्योंकि अब जो एग्रीकल्चर लैंड थी वो धीरे धीरे कर खत्म हो गई और जो पॉपुलेशन है वो लगातार आपका बढ़ती हुई जा रही है। तो पॉपुलेशन के ऊपर अब जो जमीन है वो कम हो गई। तो इसके लिए क्या हो गया, पहले आपका 1 कुंटल जमीन होती, 1 एकड़ जमीन होती थी। 1 एकड़ जमीन में आपका 10 कुंटल, मतलब आपका मान लो 10 कुंटल तो बहुत बोल दिया मैंने, 5 कुंटल आपका गेहूं उगे। 5 कुंटल गेहूं पहले आपका खा रहे थे 10 लोग, अब वही आपका 5 कुंटल गेहूं खा रहे हैं 50 लोग। तो बर्डन बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो यही बात आपका यहां पर बता रखी है। इसके बाद ड्यूरिंग द पीरियड, अब यहां से भी आपका एक क्वेश्चन तैयार हो सकता है, इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं, ये वाला आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। हुआ क्या कि अगर तुम देखोगे तो 1960 से 61 तक और 2014-15 तक some land use change are worth mentioning which shows an increase and decrease in the category। अब बहुत अलग अलग कैटेगरी हैं जिसमें कई में हमें आपका बेसिकली इंक्रीज भी देखने को मिला है और कई में आपका डिक्रीज भी देखने को मिला है। तो ये कैटेगरीज हैं। जैसे फॉरेस्ट की आपका बात करो तो फॉरेस्ट हम अगर देखेंगे कंपैरेटिवली तो वो बढ़ता हुआ थोड़ा सा दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है। इसके बाद एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज, ये बहुत ज्यादा बढ़ गया। बैरन और अनकल्चरेबल लैंड, ये आपका बेसिकली कम हुआ है। परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग, ये बढ़ गया है। फिर आपका उसके अलावा एरिया अंडर मिसलिनियस, ये बढ़ा था पहले, अब आपका क्या हो गया है, कम हो गया है। तो ऐसे कर अगर तुम देखोगे तो 2014 से 2014 और 2015 के कंपैरिजन में ये जो ब्लैक वाले हैं ये 1950-51 वाला डेटा है और ये जो आपका लाइनिंग वाले हैं ये डेटा आपका 2014-15 का है। तो अगर तुम कंपेयर करके देखो तो तुम्हें आपका यहां से बहुत सारी चीजें आपका पता लग सकती हैं। जैसे क्या, अभी बताऊंगा, एक मिनट देखो, पहले यहां देखो। अगर एरिया रिकॉर्ड इंक्रीज हुआ है लैंड यूज के अंदर तो पहली आपका रिपोर्ट यहां आती है, द परसेंटेज शोन इन द फिगर हैव बीन डेराइव्ड विद रिस्पेक्ट टू द रिपोर्टिंग एरिया, जो आपका हमारे पास अवेलेबल है। दूसरा, सिंस इवन द रिपोर्टिंग एरिया हैज बीन रिलेटिवली कांस्टेंट over the year, a decline in one category usually leads to an increase in some other category। अगर कोई एक कैटेगरी आपका धीरे धीरे कर बढ़ी है तो दूसरी वाली आपका समय के साथ क्या हो गई है, डिक्लाइन हो गई है। तो हमने आपका टोटल इसमें अगर तुम देखोगे इसकी मैपिंग के अंदर तो यहां पर टोटल कितनी कैटेगरी निकल कर आ रही है, यहां पर आ रही है नंबर 1, इसके बाद नंबर 2, इसके बाद आपका नंबर 3, इसके बाद आपका नंबर 4, इसके बाद नंबर 5, 6, 7 और 8। अब मैं तुमसे पूछूं कि इसमें से, अच्छा 8 के बाद अगर एक और ले लो तो ये भी आपका आ सकती है, 9 हो गई। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसमें से कितनी इंक्रीज हुई हैं तो 2014-15 में आपका ये वाला इंक्रीज हुआ है, 1 इंक्रीज, 2 इंक्रीज, अब ये डिक्लाइन हुआ है, डिक्रीज हुआ है तो 1 डिक्रीज लिख देता हूं। फिर उसके बाद आपका ये इंक्रीज हुआ है तो 3 इंक्रीज हो गए और 1 डिक्रीज हो गया, ये 2 डिक्रीज और 3 इंक्रीज हो गए। फिर उसके बाद आपका यहां पर जाओगे तो फिर ये 3 डिक्रीज और 3 ही अब आपका क्या हो गए, लगभग आपका इंक्रीज। तो ऐसे कर अगर तुम देखोगे तो कई सारी आपका कैटेगरी ऐसी हैं जो कि इंक्रीज हुई हैं और कई सारी आपका बेसिकली डिक्रीज हुई हैं। तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इन 9 कैटेगरीज में से कितनी आपका डिक्लाइन की हैं और कितनी आपका इंक्रीज की हैं। कितने, मतलब 9 में से आपका 4 इंक्रीज करी हैं या 5 इंक्रीज करी हैं, 3 तो मैंने तुम्हें गिना दी और 3 दिखा दी मैंने तुम्हें, ठीक है। चलो अब आ गया हो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अगर ओनरशिप के बेसिस पे देखेंगे सो लैंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हम सीपीआर की बात करेंगे।
अभी सीपीआर पढ़ाकर आया था। सीपीआर कौन सी लैंड होती है? जो कि विलेज पंचायत आपका होल्ड कर कर रखती है। अब ये विलेज पंचायत वाली लैंड से फायदे क्या होते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। मान लो जैसे होता क्या है कि तुम आपका क्लास में गए, तुम्हारा एक दोस्त है, अब क्लास के बाद की दोस्ती चल रही है या फिर तुम आपका आगे भी बढ़ रहे हो, दोस्त की कपड़े, दोस्त के जूते, दोस्त की आपका कंघी, दोस्त के आपका बेसिकली हैंड ग्लव्स, दोस्त की आपका घड़ी, सब तुम्हारी है। चड्डी बनियान छोड़ दूं तो बाकी सब तुम्हारा। चड्डी बनियान तो नहीं पहनोगे दोस्त का। तो ऐसे क्या होता है, ये जो सीपीआर होता है ये कॉमन रिसोर्स प्रॉपर्टी होती है। जैसे तुम और तुम्हारे दोस्त आपका कॉमनली शेयर कर रहे हो, ऐसे ही एक लैंड है गांव के अंदर। इस लैंड पर मोस्टली आपका लोग क्या करते हैं, मोस्टली लोग यहां से आपका कटाई कर कर लेकर आते हैं, फॉडर लेकर जाते हैं, जो कि मोस्टली आपका गांव में आपका सॉइल के लिए इंपॉर्टेंट होता है या फिर चारे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स अवेलेबल फॉर ऑल, इस पर सब जा सकते हैं एंड कैन बी यूज्ड बाय एनी पर्सन। मतलब ऐसी कोई रोक टोक नहीं है कि गांव में आपका जैसे जातिवाद के ऊपर कि नहीं भाई तुम इस्तेमाल नहीं करोगे या हम नहीं करेंगे। ग्राउंड रियलिटी अलग है, बट मतलब मोस्टली हम यही है कि इस पर सब इस्तेमाल कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स फॉडर फॉर द लाइवली स्टॉक, तुम्हें पता ही है मिल गया, एंड फ्यूल फॉर द हाउस होल्ड। रूरल एरियाज सच द लैंड इज ऑफ पर्टिकुलर रेलिवेंस फॉर लाइवलीहुड ऑफ द लैंडलेस एंड मार्जिनल फार्मर्स। जिनके पास कम जमीनें होती हैं, ऐसे फार्मर जिनके पास बहुत छोटी छोटी जमीनों के हिस्से हैं, जिनसे उनका पूरा भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, उनके लिए ये लैंड आपका क्या होती है, रामबाण साबित होती है। सीपीआर प्रोवाइड फॉडर फॉर द लाइव स्टॉक एंड फ्यूल फॉर द हाउस होल्ड अलॉन्ग विद अदर माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक, एक तो फ्रूट्स भी मिल जाते हैं कभी कभी आपका इनलैंड पे से। अब जैसे एक गांव में बेर का पेड़ आ गया, तो बेर जब आएंगे तो उस बेर पे से आपका, बेर के पेड़ पे से सबने बेर तोड़े। अब कई सारे लोग क्या करेंगे, जैसे शिवरात्रि आएगी अभी, तो शिवरात्रि के टाइम पर वो बेर आपका तोड़कर लेके चले जाएंगे गांव के बाहर मंदिर के। वहां पर अगर 10-10 रुपए में भी आपका उन्होंने बेच दिया तो उनका लाइव स्टॉक आ गया कि नहीं आ गया उससे। तो ये वाले आपका कंडीशन है, फ्रूट्स हो गए, नट्स हो गए, फाइबर हो गया, मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, ये सारी चीजें आपका तुम इस्तेमाल कर सकते हो। अब जैसे आपका तुम देखोगे तो यहां पर 1950 और 51 और उसके अलावा 2014-15 का डेटा तुमको दे रखा है। अब मेरी जान एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कभी तुमसे आपका क्रॉपिंग इंटेंसिटी को कैलकुलेट करवाया जाए। मान लो कभी तुमसे ये कह दिया जाए कि भाई किसी भी आपका बेसिकली चीज की क्रॉपिंग इंटेंसिटी आपका तुमको निकाल के दिखानी है, तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी हमेशा आपका देखोगे तो वो परसेंटेज में आपका निकलती हुई तुमको दिखाई देगी। उसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ये कभी कभी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं तुमसे, या इसका सीधे सीधे फॉर्मूला भी पूछ ले। तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, और अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा किससे, नेट सोन एरिया से। नेट सोन एरिया कितना आपका बेसिकली ऐसी खेती है जिस पर हम खेती कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई कर दूं आपका इसको 100 से, तो यहां से मुझे क्या निकल कर आ जाएगा, यहां से मुझे आपका क्रॉपिंग इंटेंसिटी इन परसेंटेज निकल कर आ जाएगी। इसको प्लीज आपका इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, जो जो इंपॉर्टेंट है उसको अपन आपका लिखते चलेंगे, और हो सकता है कि यहां से आपका एक क्वेश्चन तुम्हें दिखता हुआ दिखाई दे। ठीक है, चलो अब इसके अलावा अपन बात करेंगे आपका किसकी, टाइप्स ऑफ फार्मिंग की। अब टाइप्स ऑफ फार्मिंग में अलग अलग फार्मिंग है। जैसे यहां से मैं ये मान के चलता हूं कि अगर क्वेश्चन बना तो एक 3 मार्क्स का या फिर आपका एक 5 मार्क का क्वेश्चन बनेगा डिफरेंशिएट बिटवीन। समझ रहे हो मेरी बात, कैसा क्वेश्चन बनेगा, डिफरेंशिएट बिटवीन। अब डिफरेंशिएट बिटवीन आपका तुम चलोगे तो कैसे पूछेगा, इरिगेटेड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग के बीच में आपका डिफरेंस क्या है। तो इरिगेटेड फार्मिंग कौन सी है, मेन सोर्स ऑफ मॉइस्चर फॉर दिस फार्मिंग इज इरिगेशन बाय डिफरेंट मेथड। जैसे हम कुओं का इस्तेमाल कर कर आपका पानी भेजते हैं खेतों में, ट्यूबवेल्स चलाते हैं। जैसे गांव में तुम आपका नंगे होकर नहा लेते थे बचपन में, कहीं ट्यूबवेल दिख गई, भाई साहब कूद जा रहे हैं उसमें, समझ रहे हो। उसके अलावा 2 टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टिव एंड प्रोडक्टिव फार्मिंग होती है। इसके अलावा रेनफेड एरिया को हम बर्नी के नाम से भी जानते हैं, बर्नी। द मेन सोर्स ऑफ मॉइस्चर फॉर दिस फार्मिंग इज रेनफॉल। तो ज्यादातर जो हमारे आपका इंडिया में डिपेंडेंसी है वो किसके ऊपर है, रेनफॉल के ऊपर है। रेनफॉल अगर ढंग की नहीं हो पा रही है तो फिर हम इन सोर्सेस पे भी चले जाते हैं। द टाइप्स आर, अब इसमें कौन सी है, एक तो है ड्राई लैंड फार्मिंग जो कि हम आपका करते हैं, जैसे अगर मान लो, एंड वेटलैंड फार्मिंग। अब ये वेटलैंड वो वाले वेटलैंड हैं जो 2 फरवरी को आपका तुम देखते हो कि भैया वेटलैंड डे मनाते हैं हम हर साल, ठीक है। ड्राई लैंड फार्मिंग इज लार्जली कन्फाइंड टू रीजन्स हैविंग रेनफॉल लेस देन 75 सेंटीमीटर।
अब ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, गुजरात में हो सकता है, राजस्थान के अंदर हो सकता है, जहां पर लेस देन 75 सेंटीमीटर की आपका रेनफॉल तुमको देखने को मिल रही है। तो यहां पर क्या ग्रो हो सकता है, ड्रॉट रेजिस्टेंस वाले इलाके हैं, तो यहां पर जो मोटा अनाज होता है, जैसे जो गर्म आपका सर्दियों में इस्तेमाल किया जा सके, रागी हो गया, बाजरा हो गया, फिर मूंग हो गई, चना हो गया, गौर हो गई, ये सारी चीजें आपका यहां पर उगती हुई मिलेंगी। ऑन द अदर हैंड, इन द वेटलैंड फार्मिंग द रेनफॉल इज in excess of soil moisture requirement of plants during rainy season, such regions may face flood and soil erosion hazardous। तो यहां पर ज्यादा बारिश हो जाती है रेनी सीजन के समय पर, वो भी एक समस्या है। अब होता क्या है, अब हमारे पास तीन तरीके की आपका क्रॉप होती है। एक होती है खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप को आपका तुम लगभग देखोगे जून के टाइम पर आपका इसकी सोइंग होती है, और सोइंग के अलावा जो इसकी कटिंग होती है वो कटिंग आप देखोगे कब, सितंबर के टाइम पर। तो मैं इसको एक तरीके से आपका क्या कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि ये मेरी समर क्रॉप है। फिर आते हैं राबी क्रॉप। राबी क्रॉप कौन सी वाली है, राबी क्रॉप वो होती है जो कि विंटर्स के टाइम पर आपका देखी जाती है। तो अक्टूबर के अराउंड आपका इसकी सोइंग होती है और मार्च में इसकी कटाई होगी, अभी होली पर। फिर जैद होती है, जैद होती है इन दोनों के बीच की, जो कि मॉनसून के टाइम पर आपका देखी जाती है, अप्रैल से और जून के टाइम पर। तुमसे पेपर में आपका मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछ सकता है, या ऐसे आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी आपका खरीफ क्रॉप है, कौन सी आपका जैद है, और कौन सी आपका राबी क्रॉप है। ऐसे कर आपका एक क्वेश्चन पूछ सकता है तुम्हारे पेपर के अंदर, है ना, नोट कर दे सकता है तुम्हें आपका एमसीक्यू में। तो देखो जरा, अगर मैं खरीफ क्रॉप की बात करूं तो नॉर्दर्न स्टेट में आपका राइस मिलेगा, कॉटन मिलेगा, बाजरा, मेज, ज्वार और तूर, फिर तूर दाल आपका है ना। और साउदर्न स्टेट में जाऊंगा तो राइस, मेज, रागी, ज्वार और ग्राउंडनट्स। ऐसे ही अगर मैं राबी की तरफ आता हूं तो राबी की नदर्न स्टेट में वीट मिलेगा, ग्राम मिलेगा, रैपसीड मिलेंगे, मस्टर्ड, बार्ले। और सदर्न स्टेट में जाऊंगा तो क्या क्या मिल जाएगा, राइस, मेज, रागी, ग्राउंडनट और ज्वार। अगर मैं जैद की तरफ जाता हूं तो जैद में आपका वेजिटेबल्स, फ्रूट और फॉडर दिखाई देंगे नदर्न स्टेट में। सदर्न स्टेट में राइस, वेजिटेबल और फॉडर हमको देखने को मिल जाएगा। ये तुम्हें आपका याद करके जाने हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के पैटर्न के ऊपर आपका ये डिपेंड कर रहे हैं। अब इनको एक एक कर अगर आप देखोगे तो एक एक कर आपका इनको पढ़ना है तुम्हें। बढ़िया बढ़िया आपका मुंह में तुम्हारे क्या आ रहा होगा, पानी भी आ रहा होगा इनको देखकर, दाले दूले देख रहे हो बढ़िया, फिर यहाँ मक्का मुक्का भी है ना। तो अब देखो जरा, सबसे पहले अपन आते हैं फूड ग्रेन के ऊपर। फूड ग्रेन्स तक आपका तुम्हें समझ में आ गया है। मेरी उम्मीद तुमसे यह है कि अभी तक तुमने जो भी मैंने तुमको पढ़ाया है वो समझ में भी आया होगा और तुमने लिख भी लिया होगा। लिख लिया क्या, लिख लिया क्या? तो फूड ग्रेन्स तक की आपका कहानी अगर आपने देख ली है, अब दो तीन चीजें हैं, जरा ध्यान से देखो। देखो भाई, फूड ग्रेन्स ना आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी एग्रीकल्चर के अंदर। दाले दूले देख के तुम्हारे मुंह में पानी भी आ रहा होगा और ये मक्के उक्के खाने की आपका तुम्हारी आदत है। मैं तुमसे ये क्या कह रहा हूं कि लगभग 2/3, समझ रहे हो? अब ये 2/3 बहुत बड़ी बात होती है। पूरी इकोनॉमी का आपका कहां से आ रहा है, फूड ग्रेन से आ रहा है। और उसमें सबसे पहले अगर हम फूड ग्रेन्स को आपका क्लासिफाई कर देते हैं तो सबसे पहले आते हैं सीरियल्स। ये जैसे आपका देख पा रहे हो ना तुम, दाले दूले आपका खलम भी कहते हैं इसको। इंडिया की जो रैंक है इसमें वो नंबर 3 पर है। तो इंडिया कौन से नंबर पर आता है, नंबर 3 पर। तो नंबर 1 पर कौन है इसमें, नंबर 1 पर आता है हमारे पास, ध्यान से देखो जरा, चाइना। और नंबर 2 पर कौन आता है, यूएसए। तो नंबर 1 पर हो गया चाइना और नंबर 2 पर हो गया यूएसए। देखो यहां से आपका क्वेश्चन तुम्हारे एमसीक्यू के हिसाब से पूछा जा सकता है कि नंबर 1 पर आपका कौन सा है, तो चाइना है, नंबर 2 पर कौन सा है, यूएसए, और नंबर 3 पर कौन है, इंडिया है। किसके मामले में, सीरियल्स के मामले में। फिर आते हैं राइस के मामले में। अब देखो, राइस के लिए आपका एक इंपॉर्टेंट खबर जो तुम्हें पता होनी चाहिए वो ये बतानी चाहिए कि भाई ये एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। अगर ये वाटर इंटेंसिव है तो इसमें वो खेती चाहिए होगी जहां पर पानी की अवेलेबिलिटी आपका ज्यादा होगी। तो इसका मतलब यह है कि अगर इंडिया के हिसाब से देखें तो इंडिया आपका नंबर 2 पर है। तो नंबर 1 पर कौन है, नंबर 1 पर है आपका चाइना, नंबर 1 पर चाइना, और नंबर 2 पर आपका हमारा प्यारा भारत। तो हमारा प्यारा भारत अगर देखोगे तो यहां से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन कौन सी स्टेट में आपका ज्यादा प्रोडक्शन है। तो जैसे नंबर 1 पर आपके पास आती है वेस्ट बंगाल, नंबर 2 पर कौन सी है, पंजाब, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी आपका कौन सा इलाका, वेस्ट वाला पार्ट, यहां पर ज्यादा होती है। ये सारे आपका मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया के अंदर। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया वाले इलाके में अभी आप देखोगे तो यहां पर मिल जाएगा। हिमालयन रीजन में भी आपका इसको ग्रो किया जाता है बहुत सारी जगह पर। अब देखो, बहुत ध्यान सुनना, Whereas in West Bengal farmer grow 3 crops of the rice। उनको क्या क्या बोलते हैं, एक तो औस के नाम से जानते हैं, औस, समझ रहे हो, दूसरा है अमान और तीसरा है बोड़ो। कभी तुमसे आपका पूछ ले पेपर के अंदर कि औस,
इसके बाद अमान और तीसरा आपका बोडो। ये किस चीज के नाम है? तो तुम्हें ऐसे बेहोशी से नहीं आ जानी चाहिए कि ये क्या पूछ लिया, मैं तो आपका बेहोश हो जाऊंगा, मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि ये जो नाम है ये राइस के नाम है। और कहां पर नाम दिए गए हैं? तो सर ये दिए गए हैं वेस्ट बंगाल के अंदर। प्लीज इसको इंपॉर्टेंट कर एक जगह मार्क कर लेना। इसके बाद आते हैं वीट के ऊपर। इंडिया लगभग 12% ऑफ द टोटल वीट प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड। तुम सोचो कि पूरे देश में 100% आपका प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें से 12% आपका सिर्फ और सिर्फ भारत प्रोड्यूस कर रहा है। और इसके पीछे आपका बहुत सारे रीजन रहे हैं, जैसे हमारे अगर तुम देखोगे तो ग्रीन रेवोल्यूशन, बहुत सारे रेवोल्यूशन। सो इट इज कल्टिवेटेड ऑन अबाउट 14% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया। अबाउट 85% ऑफ दिस एरिया कम्स अंडर इंडो गैंगेटिक प्लेन। अब तुम इंडो गैंगेटिक प्लेन देखोगे तो तुम्हें मैंने आपका 11th क्लास में तो पढ़ाया, वैसे तुम्हें बता देता हूं मैं। इंडो गैंगेटिक प्लेन्स जो होते हैं वो गंगा के मैदानी क्षेत्र होते हैं। जैसे गंगा के किनारे बसे हुए जो शहर होंगे ना, उसमें पानी की अवेलेबिलिटी अच्छी होगी, और अगर यहां पर पानी अच्छा होगा तो इसलिए खेती भी आपका क्या हो पाएगी? अच्छे से हो पाएगी। दूसरी बात, हिमालयंस इन नॉर्थ एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री। मेजर बीट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया आर, कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो आपका प्यारा यूपी, फिर पंजाब आ गया, हरियाणा, राजस्थान, एमपी हो गया। एमपी तो आपका आजकल देखोगे तुम तो एमपी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट है। यहां से जैसे आशीर्वाद आटा वगैरह में तुमने सुना होगा, यहां से जाता है। इवन एक आपका जगह है हरदा करके, इसमें आपका क्या होता है, जो हमारा कैलकुलेशन होता है किसका? इंडियन एग्रीकल्चर का, तो ये जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट करती है। यहाँ के जो किसान हैं वो बहुत ही ज्यादा समृद्ध माने जाते हैं। इसके अलावा बिहार, जम्मू कश्मीर वाले इलाकों में आपका देख पाओगे तुम। अगर मैं कोर्स ग्रेन की अब तरफ जाऊंगा तो कोर्स ग्रेन में these crops are grown in almost 16.50% of total crop area in the country। पहला तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। इसमें सबसे पहले आता है ज्वार और सोरगम। अब तुम देखोगे तो लगभग 5.3% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया में ये आ रही है। और तुमसे पूछ सकता है कि ज्वार सोरगम में लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सी स्टेट है? तो आंसर शुड बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है ये हमारा ऐसा राज्य है जहां पर सबसे लार्जेस्ट प्रोडक्शन हो रहा है किसका? ज्वार का। समझ गए मेरी बात? मेजर प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार आर सेंट्रल एंड सदर्न स्टेट, दैट इज कर्नाटका आ गया, मध्य प्रदेश आ गया और आंध्र प्रदेश आ गया। इसके अलावा बाजरा की तरफ जाओगे तो लगभग 5.2% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया आएगा। और बाजरा में आपका बेसिकली मेजर प्रोड्यूसर कौन कौन से हैं? एक महाराष्ट्र हो गया, फिर आपका गुजरात हो गया, फिर आपका उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान और हरियाणा। इसके बाद आते हैं मेज की तरफ। तो मेज में लगभग 3.6% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया। पर्टिकुलरली जो रीजन से आपका आते हैं, जैसे देखोगे तो इसमें एक्सेप्ट ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट ईस्टर्न स्टेट एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अलावा बाकी सब जगह मिल जाएगा। लीडिंग प्रोड्यूसर कौन कौन से हैं? नंबर 1 आपका देखोगे तो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, राजस्थान और उसके अलावा उत्तर प्रदेश। ठीक है। इसके अलावा पल्सेस, दालों की तरफ चलेंगे। लगभग 11% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया पर आपका इसको देखते हैं। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस। दालों में सबसे ज्यादा हमारा आपका दबदबा है शुरू से और बना रहा है। 20% ऑफ टोटल वर्ल्ड पर आपका देखते हैं पल्सेस एंड लेगूम क्रॉप्स, दीज आर लार्जली कन्फाइंड टू ड्राई लैंड्स। अब देखो होता क्या है कि मोस्टली जो दालें वगैरह है ना, ये एरिड इलाके में मिलेंगी या फिर सेमी एरिड इलाके में मिलेंगी। जो गर्म क्षेत्र होंगे या फिर आपका बेसिकली अर्धशुष्क इलाके होंगे वहां पर आपका देखने को मिलती हैं। तो इनमें ज्यादातर आपका बेसिकली तुमको राजस्थान देखने को मिल सकता है, गुजरात देखने को मिल सकता है, ये वाले रीजन आपका देखने को मिल जाएंगे। तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री वाले इलाके में चले जाएंगे। अब आते हैं चने की तरफ। तो चना इज बेसिकली 2.8% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया। और मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं? एमपी हो गया, यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और राजस्थान हो गया। अब आते हैं अरहर की दाल पर, तूर दाल जिसे कहते हैं। लगभग 2% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया। सेकंड इंपॉर्टेंट पल्स क्रॉप इन द कंट्री, मतलब अगर तुम देखोगे तो दालों में दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट आपका दाल यही है। और सबसे ज्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सा है? तो आंसर शुड बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ तूर विच प्रोड्यूसेस अबाउट 75% ऑफ तूर दाल इन इंडिया। तो 100% में से 75% सिर्फ और सिर्फ कहां से आ रहा है? महाराष्ट्र से। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेड ग्राम और पीजन पी, ये दोनों नाम हैं इसके, प्लीज इंपॉर्टेंट हैं, नाम याद रखिएगा इसके। इसके बाद आते हैं ऑयल सीड्स पर। ऑयल सीड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग एडिबल ऑयल्स, है ना।
इसके अलावा अगर तुम देखोगे तो ग्राउंडनट्स 3.6%, रैपसीड एंड मस्टर्ड 2.5, सोयाबीन, सनफ्लावर एटसेट्रा. These different oil seeds are grown in India about 14% of the total crop. ये जहां जहां मैं मार्क कर रहा हूं और एम्फेसाइज कर कर बोल रहा हूं ना, यही तुम्हारे पेपर में आपका काम का है. अब जैसे मालवा प्लेट्यू वाला जो रीजन है ड्राई लैंड्स में, वो आएगा. फिर उसके अलावा महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान, तेलंगाना, ये रेलसीमा और आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका प्लेट्यू आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द ऑयल सीड. Soybean and sunflowers are other important oil seeds grown in India. ठीक है. इसके बाद अगर तुम जाओगे तो शुगर केन की तरफ, इट इज एन इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप. अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी क्रैश ऐसी मतलब आपका क्रॉप्स होती हैं जिनको हम कैश क्रॉप के नाम से जानते हैं. अब कैश क्रॉप में आपका तुम्हारी सबसे पहले जो दिखाई दे रही है वो है शुगर केन, क्योंकि इससे क्या होता है, तुम गुड़ भी बनाते हो, जैगरी जिसे तुम कहते हो, और भी बहुत सारी चीजें हैं. इसके अलावा इंडिया शुगर केन प्रोडक्शन इज अबाउट 23% of the world total production, which makes India the second largest producer after the Brazil. तो कल को तुमसे अगर पूछे कि टोटल प्रोड्यूसर में से सबसे बेस्ट प्रोड्यूसर आपका शुगर केन का कौन है, तो ब्राजील, और नंबर 2 पर कौन है, हमारा प्यारा भारत. इसमें चाइना चुइना नहीं है, समझ गए मेरी बात. इसके अलावा मेजर प्रोड्यूसर कौन कौन से हैं, एक तो नंबर 1 पर आपका यूपी में देखने को मिलेगा, नंबर 2 आपका जो है बेसिकली महाराष्ट्र और गुजरात. उत्तर प्रदेश अकाउंट्स ऑफ अबाउट 100% में से 40% के आसपास उत्तर प्रदेश आपका गन्ना उगा रहा है. ठीक है. इसके अलावा है ना, एंड सिक्योर अ पोजीशन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द इंडिया. इसको शुगर बाउल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, शुगर बाउल स्टेट के नाम से. फिर आते हैं चाय की तरफ, तो चाय में असम हमारे पास आपका लीडिंग प्रोड्यूसर है. ठीक है, एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है. उसके अलावा वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु है. ऐसे ही कॉफी में इंडिया का 7वां नंबर है पूरे वर्ल्ड में. और अगर तुम देखोगे तो कर्नाटका जो है, कर्नाटका में आपका जो है बेसिकली कई सारी हिल्स हैं जिसमें आपको दिखाई देंगी. कर्नाटका के अलावा आपका जो है फिर उसके बाद तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, ये भी आपका क्या जाते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं. बट कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी प्रोडक्शन. इसके अलावा सर अगर तुम देखोगे तो बहुत सारी स्ट्रेटेजी हैं. स्ट्रेटेजी किस चीज के लिए, स्ट्रेटेजी आपका बेसिकली इंडिया के एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए. अब तुम देखो जरा, समझो जरा ध्यान से. देखो अगर तुम देखोगे प्री इंडिपेंडेंस एरा में, तो हमारे पास ना तो मशीनरी थी, ना ही बहुत ज्यादा पैसा था जिससे हम क्या कर सकें, चीजों को सही कर सकें. अब वहां से हम क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं इंडिया का, उस चीज को तुम्हें समझना है. और बहुत सारे आपका युद्ध, फिर ड्रॉट्स वाली कंडीशन भी आई. तो ये सारी कंडीशन आपका बहुत फ्रीक्वेंटली हुई जिससे फेमाइंस वगैरह के कारण फूड शॉर्टेज हो गया इंडिया के अंदर. सो लगभग 1/3 ऑफ इरिगेटेड एरिया वेंट टू पाकिस्तान. अब ज्यादातर जहां पर हम आपका इरिगेशन करते थे वो बंटवारे में किसके पास चला गया, पाकिस्तान के पास चला गया. तो हुआ क्या कि हमारे पास जो लैंड बची उसमें आपका बहुत सारी दिक्कतें हुई. कॉन्सिक्वेंटली गवर्नमेंट टुक सेवरल स्टेप्स टू इंक्रीज द फूड ग्रेन्स. अब कौन कौन से हुए देखना जरा ध्यान से. सबसे पहले हमने आपका स्विच किया ओवर फ्रॉम कैश क्रॉप टू द फूड क्रॉप, क्योंकि हमारा मकसद क्या था, लोगों के लिए एटलीस्ट खाना अवेलेबल होना चाहिए. तो भले ही कैश क्रॉप आपका बाद में देख लेंगे, कैश क्रॉप से पहले आपका लोगों के लिए एक सामान इकट्ठा हो जाए. और इस पे हमने बहुत सारी चीजें भी की, जैसे अलग अलग आपका हमने क्या चलाए थे, मिशन चलाए थे. ग्रीन रेवोल्यूशन, फिर व्हाइट रेवोल्यूशन, फिर आपका येलो रेवोल्यूशन, फिर ब्लैक रेवोल्यूशन, बहुत सारे रेवोल्यूशन. फिर दूसरा इंटेंसिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग ओवर ऑलरेडी कल्टीवेटेड लैंड. ठीक है, अब जो हमारे पास आपका क्रॉपिंग वाले सेक्टर है उनको थोड़ा सा क्या रखना है, निकालना है. इंक्रीजिंग कल्टीवेटेड एरिया, अब जैसे इसमें क्या है, इंटेंसिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग ओवर ऑलरेडी कल्टीवेटेड लैंड, मतलब जो पहले से आपका ऑलरेडी कल्टीवेशन हो रहा है उसको छोड़कर आपका बेसिकली जो दूसरे आपका जगह रह गई हैं उनको दोबारा से आपका रिन्यू करना है. इंक्रीजिंग कल्टीवेटेड एरिया बाय ब्रिंगिंग कल्टीवेटेड एंड फेलो लैंड अंडर प्लॉ. तो अब जो बेसिकली हमारे पास कौन से इलाके हैं, एक तो कल्टीवेबल और जो फेलो लैंड है उनको हमें आपका हल के नीचे लेकर आना है जिससे उनको भी आपका कल्टीवेशन या कल्टीवेबल बना सके. अब हमने क्या क्या और चीजें देखी, जैसे हम आपका टेक्नोलॉजी की तरफ आए तो टेक्नोलॉजी में हमने सबसे पहले क्या किया, गवर्नमेंट के स्टेप्स हुए कि गवर्नमेंट ने आपका सबसे पहले HYV सीड्स को इंट्रोड्यूस किया, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स. इससे क्या होगा, इससे आपका बेसिकली प्रोडक्शन ज्यादा होगा. फर्टिलाइजर्स को इंट्रोड्यूस किया. पहले आपका बेसिकली शाम को डीडी नेशनल पे आपका आता था, दूरदर्शन पे एक प्रोग्राम आता था जिससे एग्रीकल्चर को आपका बढ़ाने के लिए क्या किए जाते थे, चीजें दिखाई जाती थी. फिर मैकेनाइजेशन लेकर आए, मशीनरीज को इंट्रोड्यूस किया गया. इंप्रूव्ड इरिगेशन एंड क्रेडिट मार्केटिंग फैसिलिटीज,
उसके बाद इंटेंसिव एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सारी चीजें आपका यहां पर आई। फिर ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट एंड टेक्नोलॉजी, अब इंडिपेंडेंस से आपका पहले देखोगे टाइम से हैव बीन इंप्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एज अ रिजल्ट इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हैज बीन रिकॉर्डेड। और तुम देखोगे तो इंडिया इज नाउ फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस एंड जूट एंड सेकेंड लार्जेस्ट इन राइस, व्हीट, ग्राउंडनट, शुगरकेन एंड वेजिटेबल। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारे पेपर के लिए कि पल्सेस के मामले में इंडिया कौन से नंबर पर है, या फिर 4 ऑप्शन देकर पूछेगा कि इंडिया का नंबर कौन सा है पल्सेस में, ये भी एक क्वेश्चन बन जाएगा। फिर अब जैसे अगर तुम देखोगे तो प्रॉब्लम्स क्या है इंडियन एग्रीकल्चर की, उसको समझते हैं। एक तो सबसे पहली जो आपका प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारी जो डिपेंडेंसी है वो ज्यादातर मॉनसून के ऊपर है। अगर कभी मॉनसून अच्छे से नहीं आ पाया तो हमारी जो एग्रीकल्चर है वो आपका दिक्कत में आ जाती है। ओनली 33% ऑफ कल्टिवेटेड एरिया इज अंडर इरिगेशन, लैंड भी आपका कम है हमारे पास। दूसरा, नेचर ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून है ना। उसके अलावा दूसरी बात जो आती है कि हमारे पास जो लैंड के ऊपर प्रोडक्टिविटी है, जो ज्यादा उत्पादन होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है, उत्पादन कम है तो बेसिकली आपका उससे भी दिक्कत रहती है। सो इंडिया ऑल्सो लैग बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ पर हेक्टेयर प्रोडक्शन, और इसी लो प्रोडक्टिविटी की वजह से जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसको प्रॉपर्ली आपका दिक्कत होती जा रही है। फिर तीसरा क्या है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज और इंडेप्टनेस। अब जैसे हमारे जो बेचारे किसान हैं उन किसानों ने बहुत सारा कर्जा ले रखा है, कहां से, बैंकों से कर्जा ले लिया है, फिर आपका गांव में सरपंच हैं, साहूकार हैं, उनसे कर्जा ले रखा होता है। तो जो हमारे किसान हैं ना, जो बेचारे आपका जिनको दबना नहीं चाहिए, जो छोटे किसान हैं वो आपका दबे के दबे रह गए हैं, और उस डेप्ट की वजह से, और जो शादियां करनी है समय समय पर, और फिर लोगों को आपका बहुत सारी चीज निकालनी है, उन फाइनेंशियल रिसोर्सेज के नीचे दबकर रह गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो जो सबसे स्मॉल फार्मर है और जो मार्जिनल फार्मर है उसके ऊपर सबसे ज्यादा दबाव पड़ता हुआ दिखाई देगा। फिर समय के साथ हमने आज तक बहुत सारे रिफॉर्म्स किए बट लैंड रिफॉर्म नहीं कर पाए, और जो लैंड रिफॉर्म हुए तो उनमें बहुत ज्यादा चीजें आपका अच्छी निकल कर नहीं आ पाई। तो ये भी एक आपका बेसिकली क्या है, दिक्कत है। तो वर्स्ट कंडीशन, पुअर एंड मार्जिनल फार्मर इसमें भी फंस जाते हैं, और फिर वहां से आपका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता। सर ये पूरा एक आपका चैप्टर का हमारे पास क्या हुई, समरी हो गई। अब कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, देखो जैसे एक क्वेश्चन तुम्हारे सीबीएसई 2023 में आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, बेटा सुनो मेरी बात ध्यान से, ये जो नॉट आपका आता है ना, इसको प्लीज आपका पेपर के अंदर देखना है तुमने, और तभी आंसर को आपका मार्क करना है। अंडरलाइन करके रख लिया करो या गोला लगा दिया करो। तो फिर मेजर्स आर टेकन टू प्रिजर्व सॉइल मॉइस्चर, ये आंसर हो जाएगा इसका। दूसरा, इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज स्लैश एंड वन एग्रीकल्चर इज नोन एज झूमिंग। अब भैया इसको मैंने तुम्हें पहले भी पढ़ाया, नॉर्थ ईस्टर्न वाले पार्ट में कहते हैं लदांग, फिर ब्राजील में रोका कहते हैं, अलग अलग जगह ये नाम आ जाते हैं। द लैंड अंडर ऑर्चर्ड्स एंड फ्रूट ट्रीज, अभी बता कर आया हूं थोड़ी देर पहले, आर इंक्लूडेड इन विच कैटेगरी ऑफ लैंड यूज, तो ये आते हैं एरिया अंडर मिसलिनियस ट्रीज वाले अंदर, ठीक है। फिर आते हैं फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन एंड हार्वेस्टेड इज नोन एज, क्या कहते हैं इसको, नेट सोन एरिया, जिस पर आपका बेसिकली हम खेती कर रहे हैं। एनी लैंड विच इज लेफ्ट फेलो अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 ईयर, क्या कहेंगे इसको, कल्चरेबल वेस्टलैंड। क्लियर है इतनी बात। फिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, ये तुम्हें याद आ रहा होगा, विलेज पंचायत वाले आंसर वो तुम कर लोगे अब। फिर डिफरेंस बिटवीन इरिगेटेड एंड रेनफेड फार्मिंग, ये मैंने तुमसे पहले ही कहा, ये 5 नंबर या फिर आपका 3 नंबर का एक क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ सकता है। स्टेट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ईच ऑफ 3 डिस्टिंक्ट क्रॉपिंग सीजन ऑफ इंडिया, तो भैया इसमें आपका राबी करेक्टराइज, फिर उसके बाद आपका जैद हो गया, फिर ये सारे आपका लिख दोगे। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेटलैंड है ना, ये भी लिख देना। मेंशन एनी 6 लैंड यूज कैटेगरी इन इंडिया, इसको भी आपका मार्क करके रखना। फॉरेस्ट, लैंड पुट अंडर एग्रीकल्चर, बैरन, ये वाले आपका लैंड तुम बता दोगे। फिर ये देखो सीबीएसई ने कितनी बार आपका इस क्वेश्चन को पूछा है अलग अलग तरीके से। एक्सप्लेन एनी 5 मेजर प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, मैं बोल रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इस साल तुम्हें पेपर में आपका दिखाई देगा, चाहे किसी भी तरीके से आपका वो क्वेश्चन पूछे, बट ये आएगा ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा द मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंडियन फार्मर्स, ये सारी बातें लिखकर तुम इस आंसर को आपका क्या करना, खत्म कर देना, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ मेन सोर्स ऑफ मॉइस्चर फॉर क्रॉप एनालाइज द टाइप ऑफ फार्मिंग इन इंडियन सिनेरियो, इसको भी बता देना। इरिगेटेड फार्मिंग, रेन फेड फार्मिंग, फिर उसके बाद एक्सप्लेन विद एग्जांपल द मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी आपका आ सकता है इस साल पेपर के अंदर, ठीक है।
फिर लो प्रोडक्टिविटी एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग आर द मेजर प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इसको भी आपका तुम क्या कर सकते हो, बता सकते हो। ठीक है, फिर ये एक क्वेश्चन है, ऑन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ टी, कौन सी है, अभी बता कर आया हूं, असम। समझ रहे हो मेरी बात, तो असम को मेंशन करना है तुमने। उसके बाद लीडिंग स्टेट इन द प्रोडक्शन ऑफ टी, फिर वही पूछ लिया, जूट की कौन सी है, फिर प्रोडक्शन ऑफ जूट, है ना, ये क्वेश्चन आपका पूछे हुए, यहां पर मार्क कर दोगे, देखो असम आपका मार्क कर रखा है, वेस्ट बंगाल वगैरह सारे मार्क है ये। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपके पास ये जो चीजें हैं, ये पूरी चीजें आपका क्या हो गई होंगी, कवर हो गई होंगी। एंड आई होप कि तुमको ये लेक्चर आपका पसंद आया होगा। अगर आया हो तो प्लीज अपने अच्छे अच्छे कमेंट आपका लिख कर जाया करो कमेंट सेक्शन में, और बहुत सारा प्यार दिखाया करो। लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर गोइंग टू रॉक इट। नेवरदलेस, कुछ भी हो, कहीं पर आपका कोई तुम्हारे बर्डन नहीं लेने तुमने, सोसाइटी का प्रेशर नहीं लेना, किसी अपने आप का पेरेंट्स का प्रेशर नहीं लेना, तुम मचाते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं, हम कहर मचाएंगे मिलकर। ठीक है, मिलेंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड जय हिंद।